हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा वीडियो है बेटा, आपका सेकंड पार्ट है क्लास 8 के चैप्टर 17 का। ठीक है, नेशनल मूवमेंट हम पढ़ रहे थे और अब हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर देखते हैं। तो जब लॉर्ड कर्जन को इंडिया में वाइसरॉय बनाया गया बेटा, जब वो भारत आए एज अ वाइसरॉय इन 1899, तो उनका जो सबसे एट्रोशियस डिसीजन जो था, मतलब सबसे भयावह जो उनका डिसीजन था, वो ये था कि बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, एट दैट टाइम बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ बिहार एंड उड़ीसा ऑल्सो। उस समय पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, मतलब आज का जो हम बिहार और उड़ीसा देखते हैं वो भी उस समय बंगाल ही था। ठीक है, nationalist activities were on the rise and revolutionaries were raising the banners of revolt during Curzon's tenure in Bengal and other parts of the country. तो लॉर्ड कर्जन जो थे बहुत ज़्यादा ये जो हमारे नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट जो थे, रिवॉल्यूशनरीज जो होते थे, क्रांतिकारियों को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। तो इनके अगेंस्ट देश भर में, देश के काफ़ी सारे हिस्सों में बैनर लगाए जा रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी। इनके अगेंस्ट थे लोग। ठीक है, मतलब लोग नहीं चाहते थे कि ये हमारे देश में रहें। ठीक है, तो कर्जन ने क्या किया, इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई इन सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कैसे? ईस्टर्न पार्ट जो था बंगाल का, वहाँ लार्ज नंबर में मुस्लिम्स थे और वेस्टर्न पार्ट में हिंदूज थे। ठीक है, समझ लीजिए कि एक पार्ट में हिंदू ज़्यादा थे और एक पार्ट में मुस्लिम ज़्यादा थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की, इसीलिए क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर ब्रेक होगी, हिंदू और मुस्लिम्स की एकता में अगर दरार आएगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है उस पर होगा। ठीक है, और इन्होंने यही किया। इन्होंने हिंदूज़ को मुस्लिम्स के अगेंस्ट और मुस्लिम्स को हिंदूज़ के अगेंस्ट भड़काया और इस तरह से बंगाल को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि एक पार्ट में मुस्लिम्स रहेंगे और एक पार्ट में हिंदू रहेंगे। जब इन्होंने ये डिवीज़न किया तो पूरे देश में इनका बहिष्कार किया गया, इनकी ऑपोजिशन हुई, क्योंकि देशवासी नहीं चाहते थे कि किसी भी राज्य को कहीं पर भी हमें अलग अलग किया जाए। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस के अंदर ही जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो आपस में ही धीरे धीरे करके डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, दो अलग अलग सोच वाले जो लोग थे एक ग्रुप में थे, वो देखेंगे हम कैसे। The criticism of government became sharp in the sessions of Congress and strong demands were being put up gradually. तो कांग्रेस के जब भी सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे, सभाएं बुलाई जाती थी, इनकी मीटिंग होती थी, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के अंदर क्या था, बहुत गुस्सा भरा हुआ था अंग्रेज़ी सरकार के अंदर। ठीक है, सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस अ स्पीकर सेड, जब सेकेंड मीटिंग बुलाई गई कांग्रेस की, दूसरी जो सभा बुलाई गई, सेशन बुलाया गया, तो वहाँ पर स्पीकर ने क्या कहा, सुनिए। एवरी नेशन हैज़ द राइट टू शेप इट्स डेस्टिनी, बट आर वी बींग रूल्ड बाय आवर सेल्व्स। इन्होंने कहा था कि हर देश को अपनी नियति बनाने का अधिकार है, लेकिन क्या हम अपने ऊपर ही राज कर रहे हैं? तो आर वी नॉट लिविंग इन एन अननेचुरल कंडीशन? नहीं, मतलब हम अपने ऊपर राज नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे लिए डिसीजन अंग्रेज़ ले रहे हैं। तो क्या ये एक अननेचुरल कंडीशन है? क्या ये सही है? ये तो सेम वैसे ही हुआ बेटा कि जैसे हम अपने घर में रह तो रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में अपने तरीके से नहीं रह रहे हैं। ठीक है, और यही उस समय हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे थे, है ना। तो इस तरह के आइडियाज़ जो थे, लोगों की सोच जो थी, वो कांग्रेस में आ रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों के अंदर बहुत घृणा भरी हुई थी अंग्रेज़ी सरकार के अंदर। ओके, एक न्यू ट्रेंड आया कांग्रेस की पार्टी में अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के जो साल थे, उसमें
कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके अंदर एक नई सोच जाग रही थी, और वो ये सोच ये थी कि हम सरकार के आगे मिन्नतें क्यों करें, हम अपनी डिमांड्स, हम अपनी रिक्वेस्ट इनके आगे क्यों रखें। देश हमारा है तो यहाँ पर सोच भी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ प्रोपेगेटर्स थे इस न्यूज़ आइडियोलॉजी, इस नई सोच को जन्म देने वाले ये लीडर्स थे, ठीक है। द ट्रायो sang द ट्यून ऑफ पास्ट ग्लोरी ऑफ कंट्री टू इंस्टिल द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नेशनल प्राइड अमंग द पीपल। तो ये जो ट्रायो, ये जो लाल, बाल और पाल, इन्हें कहा जाता था, इन तीनों को, ठीक है। तो इन तीनों ने मिल करके लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक राष्ट्रीय एकता की भावना लेकर के आए लोगों के अंदर। इनको झांसी की रानी और भी कई पुराने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके बारे में लोगों को बताया कि देखो उन्होंने हमारे देश के लिए कितना काम किया है, ठीक है। तो सिंपली हम सरकार के आगे अपनी डिमांड रखें इतना काफ़ी नहीं है ना। हम सरकार के आगे ये डिमांड रखें कि आप हमारे लिए ये काम करो, वो काम करो। भाई आप हमारे लिए काम क्यों करोगे, देश तो हमारा है तो हम ही खुद काम कर लेंगे ना। तो इस समय तक लोगों का जो एम था वो बन चुका था स्वराज्य, ठीक है। स्वराज्य मतलब हमारा राज्य, मेरा राज्य, है ना। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने तो स्लोगन भी दिया था फेमस, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इस काम को करने के लिए, आज़ादी के लिए एक दो लोगों का नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस, मासेस मतलब बहुत बड़े पैमाने में लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी था। तो तिलक जो थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर केसरी स्टार्ट किया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। उन्होंने जो कॉमन फेस्टिवल्स थे, बड़े बड़े जो हमारे उत्सव थे, गणपति एंड शिव जी, टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द पीपल, है ना। तो लोगों के साथ ये सारे फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करने लगे ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, है ना। एक नया मेथड उन्होंने अपनाया पॉलिटिकल एजिटेशंस के लिए, लाइक मतलब यदि सरकार की हमें कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है हम डंडे उठा के लड़ने लगे, ठीक है। हड़तालें शुरू कर दी, मतलब काम नहीं करना है ना, या अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह धरना देना है, इस तरह से मतलब जो भी उन्हें तरीका मिल रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार भी इन्होंने शुरू कर दिया। आगे देखेंगे बेटा हम, द कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस हैड हेल्प्ड टू यूनाइट द पीपल फॉर कॉमन नेशनल एम्स। तो स्टार्टिंग के 20 सालों में कांग्रेस ने बहुत काम किया लोगों की एकता में लाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमें हमेशा हमारे राष्ट्र के बारे में सबसे पहले ही सोचना है, हमें हमारी एकता को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ओके। From a moment in which only small sections of society were active in the beginning, it became a moment in which millions of Indians participated with the aim of attaining freedom. तो ये जो नेशनल मोमेंट था बेटा, है ना, राष्ट्रीय जो आंदोलन था, धीरे धीरे करके ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इसमें छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों से निकल कर के लोग आगे आने लगे और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि वो उनका एक कॉमन एम था, उनका एक ही लक्ष्य था और वो था अंग्रेज़ों से आज़ादी। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग किस तरह से हमारे देश में इसकी स्थापना हुई, दैट वी विल सी। द ब्रिटिश मेड स्पेशल एफर्ट्स टू सबड्यू द ग्रोथ ऑफ द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग द पीपल। एक तरफ जहां राष्ट्रीय आंदोलन स्ट्रांग हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ क्या सोच रहे थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों की नेशनल यूनिटी को हम कैसे तोड़ें, कैसे ब्रेक करें, ठीक है। द ब्रिटिश हार्प्ड ऑन द पॉइंट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड सेपरेट इंटरेस्ट। और इसके लिए उन्होंने कहाँ पर अपना निशाना बनाया, इन्होंने वहाँ पर जोर दिया जहाँ पर ये देखा कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट हो, मतलब एक ऐसी चीज़ पर इन्होंने ध्यान दिया जो हिंदुओं को
पसंद हो लेकिन मुस्लिम्स को ना पसंद हो, और मुस्लिम्स को पसंद हो लेकिन हिंदुओं को ना पसंद हो। ठीक है, मतलब ऐसा हम कुछ करें इन्होंने सोचा जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाएं। ओके, and it was also announced that if the educated Muslims would be loyal to the British, they will be awarded with the गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़। तो इन्होंने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हिंदू और मुस्लिम्स की एकता को तोड़ने के लिए। ठीक है, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ये अनाउंस